नमस्कार सभी को। आज इस क्लास में हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी विषय का टॉपिक पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़ेंगे। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन यानी परागकण स्त्री केशर अंतःक्रिया और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब है स्व अनिश्चितता। आज इस क्लास में हम इन दोनों टॉपिक को संयुक्त रूप से कंप्लीट करेंगे। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर पोलन पोलन का मतलब होता है पोलन ग्रेन। पिस्टिल का मतलब होता है कि फ्लावर का फीमेल पार्ट को पिस्टिल या स्त्री केशर हम कह देते हैं। तो परागकण और स्त्री केशर इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उससे संबंधित आज का हमारा टॉपिक है। अंतःक्रिया से मतलब यह है कि परागण की जो प्रक्रिया होती है, परागण की प्रक्रिया के दौरान परागकण जो है यह पिस्टिल तक पहुंचते हैं या फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को हम परागकण कहते हैं। और उसके उपरांत परागकण का अंकुरण या जर्मिनेशन होता है और पोलन जर्मिनेशन के पश्चात पराग नलिका या पोलन ट्यूब बनती है और अंत में यह पोलन ट्यूब गति करती हुई फीमेल गैमेट तक पहुंचती है और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रियाएं तभी संपन्न होती है जब पोलन ग्रेन और पिस्टिल जो है इनके बीच में इंटरेक्शंस होती है और इन्हीं इंटरेक्शंस के फलस्वरूप परागकण जो है स्टिग्मा पर पहुंचता है, उसका अंकुरण होता है, पराग नलिका बनती है और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और अगर यह अंतःक्रिया या इंटरेक्शन जो है पॉजिटिव वे में नहीं होती है जो है, तो परागकण का अंकुरण नहीं होता अथवा पराग नलिका जो है यह फीमेल पार्ट तक नहीं पहुंचती है या निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो परागण से लेकर निषेचन तक होने वाली बहुत सारी क्रियाएं जिनके फलस्वरूप निषेचन फाइनली निषेचन संपन्न होता है, वो सारी क्रियाएं जो है ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आती है। यानी यहाँ पर देखिएगा द इवेंट्स फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा, यानी शुरुआत कहां से रही है कि पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है, वहां से प्रारंभ होता है। कहां तक? टिल द पोलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल, तब तक जब तक कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है। वहां से तो पोलन ट्यूब के ओव्यूल के अंदर प्रवेश करने तक होने वाली समस्त जो क्रियाएं हैं, समस्त घटनाएं जो हैं, उन्हें हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस कहते हैं। और ये सारी इंटरेक्शन जो है एंजियोस्पर्म पादपों का जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है। क्योंकि जब तक इंटरेक्शन प्रॉपर वे में नहीं होगी, पॉजिटिव वे में नहीं होगी, तब तक जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। और इसी आधार पर कॉम्पेटेबिलिटी और इनकॉम्पेटेबिलिटी डिसाइड होती है। कॉम्पेटेबिलिटी का मतलब होता है किसी परागकण के निषेचन करने की जो क्षमता है वह कॉम्पेटेबिलिटी कहलाती है, और परागकण निषेचन नहीं कर पाता, सक्षम नहीं हो पाता है, तो इसे इनकॉम्पेटेबिलिटी कहते हैं। और बहुत सारी फैमिलीज में इसे अध्ययन किया गया है। और यह जो इंटरेक्शन होती है ये मॉलिक्यूलर लेवल पर भी होती है और सेलुलर लेवल पर भी होती है। तो दोनों लेवल पर इसका अध्ययन किया गया है। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है, गतिक प्रक्रिया है, जिसके दौरान क्या होता है कि फीमेल पार्ट के द्वारा पोलन ग्रेन का रिकॉग्निशन किया जाता है। अब देखिएगा कि प्रकृति के अंदर बहुत सारे पादपों के पोलन ग्रेन जो है वायु के अंदर मौजूद होते हैं या इंसेक्ट के साथ चिपककर जो है फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। यानी प्लांट के फीमेल पार्ट तक बहुत सारे पोलन ग्रेन पहुंचते हैं। उनमें से कुछ पोलन उसी प्रजाति के हो सकते हैं, कुछ पोलन ग्रेन अन्य प्रजाति के हो सकते हैं। तो अब इस पोलन ग्रेन को इनहिबिट करना है, इसे रोकना है, अथवा इसको प्रमोट करना है या इसे स्वीकार करना है, इस प्रक्रिया को हम, ये सारी प्रक्रियाएं जो है जो पोलन रिकॉग्निशन से जुड़ी हुई है, ये सारी प्रक्रियाएं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आती है। क्योंकि अगर ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी तो
पुष्प के फीमेल पार्ट पर बहुत सारे परागकण पहुंचते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन पहुंचते हैं, तो कोई सा भी पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो सकता है और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। लेकिन प्लांट के अंदर यह सिस्टम पाया जाता है, एक प्रॉपर इंटरेक्शन पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप पिस्टिल केवल अपनी प्रजाति के पोलन ग्रेन को ही एक्सेप्ट करती है, उसे रिकॉग्नाइज करती है, और अदर जो स्पीशीज है उसके पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देती है। तो ये पोलन रिकॉग्निशन की प्रक्रिया है, ये भी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से जुड़ी हुई है। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि परागण से लेकर निषेचन तक, पोलिनेशन से लेकर फर्टिलाइजेशन तक जितनी भी इवेंट्स होती है वो सारे इवेंट्स पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आते हैं। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर बहुत सारे स्टेप शामिल है। आप यहाँ पर देखिएगा, ये किसी प्लांट का फीमेल पार्ट है, एक पिस्टिल है, पिस्टिल के अंदर यहाँ पर इस प्रकार से ओवरी जो पाई जाती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स उपस्थित होते हैं, और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये एम्ब्रियो सेक उपस्थित है, जहां पर फीमेल गैमिट एग सेल का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है कि इसका जो स्टिग्मा और स्टाइल है, स्टिग्मा के ऊपर जब ये परागकण पहुंचे हुए दिख रहे हैं आपको, स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन पहुंच जाते हैं तो परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर यह फीमेल पार्ट यह डिसाइड करता है कि यह परागकण जो है यह अपनी प्रजाति का है अथवा नहीं है, इस परागकण का अंकुरण होना है या नहीं। इन दोनों का डिसीजन जो है यह इस पोलन ग्रेन और इस पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन के आधार पर होता है, इस परागकण का अंकुरण या पोलन ग्रेन का अंकुरण होगा या नहीं होगा। आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे दो पोलन ग्रेन पहुंचे लेकिन एक पोलन ग्रेन का अंकुरण नहीं हुआ, दूसरे का पोलन ग्रेन का अंकुरण यहाँ पर हो गया है। इसे थोड़ा और देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख दो पोलन ग्रेन पहुंचे थे, दोनों का अंकुरण हो गया। यहाँ पर भी दो पोलन ग्रेन है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है जहां पर एक पोलन ग्रेन का तो जर्मिनेशन हुआ है, दूसरे पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन को पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के द्वारा रोक दिया गया। यानी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन ने यह डिसाइड किया है कौन से पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना है और कौन से वाले का जर्मिनेशन नहीं होना है। यहाँ पर एक तीसरी कंडीशन आप देख सकते हो, जहां पर फीमेल पार्ट पर या वर्तिकाग्र पर, जिसे आप स्टिग्मा कहते हैं, इस पर दो पोलन ग्रेन पहुंचे, लेकिन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इस प्रकार से हुई है कि दोनों ही पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं हुआ है। तो ये स्टेप जो है, ये स्टेप है कि रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्पेटिबल पोलन। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में सबसे पहला स्टेप है कि अपने कॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन की पहचान करना, अपनी प्रजाति के जो पोलन ग्रेन है उन्हीं की पहचान करना और दूसरे प्रजाति के पोलन ग्रेन को रिजेक्ट करना, ये इस स्टेप के अंदर आता है। तो ये पिस्टिल जो है इसमें एबिलिटी पाई जाती है, एक सामर्थ्य पाया जाता है कि रिकॉग्नाइज करती है अपने राइट कॉम्पेटिबल पोलन को, मतलब उसके ये कॉम्पेटिबल जो है उस पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने का इसमें पावर पाया जाता है। वह अपनी प्रजाति के पोलन ग्रेन को रिजेक्ट करती है और रिजेक्ट द पोलन ग्रेन ऑफ इनकॉम्पेटिबल इधर ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ द अदर स्पीशीज। अब ये इनकॉम्पेटिबल पोलन ग्रेन है जो इसके लिए कॉम्पेटिबल नहीं है, उस पोलन ग्रेन को रिजेक्ट करने का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। ये भी हो सकता है कि अपनी स्पीशीज है या अदर स्पीशीज के पोलन ग्रेन को भी रिजेक्ट करती है। और जब यह रिकॉग्निशन वाला काम हो जाता है, करेक्ट पोलन को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, उस समय यह पिस्टिल जो है प्रमोट करती है, प्रमोट इसलिए करती है कि पोलन ट्यूब जो है इसका फॉर्मेशन होना चाहिए, पोलन ट्यूब जो है इसमें वृद्धि होनी चाहिए। तो ये जो पोस्ट पोलन इवेंट्स है, उन पोस्ट पोलन इवेंट्स को प्रमोट करने का काम करती है। ये सारा काम भी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के द्वारा संपन्न होने वाला कार्य है। इसके पश्चात जो स्टेप आता है उसे कहते हैं ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। जब कॉम्पेटिबल पोलन को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, उसके पश्चात इस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन होता है जिससे पोलन ट्यूब बनती है और उस पोलन ट्यूब की वृद्धि होती है। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन मौजूद है स्टिग्मा के ऊपर, और इन बहुत सारे पोलन ग्रेन में से कुछ पोलन ग्रेन का तो जर्मिनेशन होता है, कुछ पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो जो कॉम्पेटिबल नहीं है उनका जर्मिनेशन नहीं हुआ है, और जो कॉम्पेटिबल है उन पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाता है। और होने के पश्चात कई पोलन ट्यूब जो है वह वृद्धि करना प्रारंभ करती है, उसकी ग्रोथ प्रारंभ होती है और वृद्धि करते हुए स्टाइल से गुजरती है। अब होता क्या है कि निषेचन के समय तो हमें एक ही पोलन ट्यूब की आवश्यकता है, तो इतनी पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है हमें इतनी पोलन ट्यूब की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन यह डिसाइड करती है कि जो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन है उनसे जो पोलन ट्यूब निकल रही है
तो कितनी पोलन ट्यूब जो है जिनकी ग्रोथ होनी चाहिए और कितनी पोलन ट्यूब की ग्रोथ को रोकना है, कुछ तो यह डिसाइड करते हैं कि केवल एक ही पोलन ट्यूब की ग्रोथ होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक ही पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है और ये फाइनली जो है यह फीमेल गैमेट एग सेल तक पहुंचती है। तो यह भी डिसाइड जो है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के द्वारा किया जाता है। तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब से मतलब यह है कि पोलन का जो कंटेंट है वो कहाँ पर आ गया, पोलन ग्रेन का पूरा कंटेंट इस पोलन ट्यूब के अंदर आ जाता है। जैसे कि इस पोलन ट्यूब के अंदर पोलन जो है ट्यूब न्यूक्लियस है और जनरेटिव सेल है, ये दोनों न्यूक्लियस जो है इसके अंदर आ जाते हैं। और पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो है यह स्टिग्मा से और स्टाइल से होते हुए गुजरती है। और इस दौरान कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जाता है जो कि इस पोलन ट्यूब जो है इसको रास्ता दिखाने का काम करते हैं, ताकि पोलन ट्यूब जो है ये फाइनली एग सेल तक पहुंच सके। तो ये पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है यह भी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का परिणाम होती है। इससे अगला स्टेप है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, यानी जो पोलन ट्यूब ग्रोथ करते हुए आ गई है, इस पोलन ट्यूब की एंट्री जो है ये कहां पर होनी चाहिए, ओव्यूल के अंदर होनी चाहिए। ये यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरी स्ट्रक्चर जो है ये ओव्यूल की है और इस ओव्यूल के अंदर ये बनता है एम्ब्रियो सेक और एम्ब्रियो सेक के अंदर फीमेल गैमेट एग सेल होता है। तो फाइनली जो है क्या होना है, ये जो पोलन ट्यूब गति करते हुए आ रही है, इस पोलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर प्रवेश जो है यह सुनिश्चित करना भी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का काम होता है। क्योंकि जब यह ओवरी में तक पहुंच जाता है उसके पश्चात ये पोलन ट्यूब जो है ओव्यूल के अंदर प्रवेश करती है और हमेशा इसका प्रवेश जो है इसके माइक्रोपाइल एंड से होता है। आप यहाँ से देख सकते हो ये इधर माइक्रोपाइल एंड है और ये इधर चलाजल एंड है। तो ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब का प्रवेश जो है सामान्यतः माइक्रोपाइल एंड से होता है। तो इस चीज को डिसाइड करना कि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से किस प्रकार से प्रवेश करेगी, यह भी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का परिणाम होती है। और इस प्रक्रिया में ये जो एग सेल होती है, एग सेल के साथ दो सिनर्जिड्स पाई जाती है। यहाँ पर आप जो एम्ब्रियो सेक जो है, एम्ब्रियो सेक के एक माइक्रोपाइल एंड की तरफ एक एग सेल होती है जो बड़ी कोशिका होती है, उसके साथ में दो सिनर्जिड्स होती है। तो ये सिनर्जिड्स जो होती है ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को डायरेक्ट करती है और इनके द्वारा कुछ ऐसे एंजाइम्स या केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रेशन किया जाता है, श्रावण किया जाता है, जिसके द्वारा ये सिनर्जिड्स जो है पोलन ट्यूब की ग्रोथ को डायरेक्ट करने का काम करती है। और पोलन ट्यूब का टिप जो है, पोलन ट्यूब फाइनली गति करते हुए पोलन ट्यूब का जो अंतिम सिरा है वह एक सिनर्जिड के अंदर प्रवेश करता है और इस सिनर्जिड को पेनिट्रेट करते हुए यह अंदर प्रवेश करता है और फाइनली एक सेल के साथ मिलकर फर्टिलाइज करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के द्वारा फाइनली पोलन ट्यूब जो है सिनर्जिड को पेनिट्रेट करते हुए जो है फाइनली एक सेल तक पहुंचती है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पर वापस एक चीज रह जाती है कि अगर पोलन ग्रेन और पिस्टिल इनकॉम्पेटेबल है, ये एक दूसरे के समान नहीं है, तो निम्न प्रक्रियाएं जो है संपन्न हो सकती है। पहले तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जब इंटरेक्शन पॉजिटिव होती है तो क्या क्या होता है, लेकिन जब इंटरेक्शन पॉजिटिव नहीं होती है, ये इनकॉम्पेटेबल होते हैं, तब क्या होता है, उस समय पिस्टिल जो है पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देती है। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच गया है लेकिन पिस्टिल जो है इसे रिजेक्ट कर देती है, जिससे इसका जर्मिनेशन नहीं होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि पोलन ग्रेन जो है जर्मिनेशन हो जाते हैं लेकिन उसके उपरांत जो है पोलन ट्यूब की ग्रोथ को स्टाइल के अंदर ही रोक लिया जाता है। ऐसी कंडीशन हो जाती है कई बार क्या है कि परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से बन जाती है कि पोलन ग्रेन जो है फॉरेन पोलन ग्रेन, इनकॉम्पेटेबल पोलन ग्रेन जो है इसका जर्मिनेशन स्टिग्मा पर हो जाता है, लेकिन उसके उपरांत पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के द्वारा पोलन ट्यूब की ग्रोथ को स्टाइल के अंदर ही रोक दिया जाता है। लेकिन कई बार इससे भी आगे की कंडीशन हो जाती है कि पोलन ट्यूब जो है ग्रोथ करते हुए ओव्यूल तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके उपरांत फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया जाता है। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है यह पॉजिटिव इवेंट्स को प्रमोट करती है और नेगेटिव इवेंट्स को रोकने का काम करती है। और यह पूरी की पूरी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन यह डिसाइड करती है कि एक करेक्ट पोलन ग्रेन का एक करेक्ट पिस्टिल जो है के अंदर उपस्थित एग सेल से फ्यूजन होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन के दौरान एक करेक्ट मेल गैमेट का करेक्ट फीमेल गैमेट के साथ जो है फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने का काम जो है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के द्वारा किया जाता है।
अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है, जो कि एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, जो कि पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करती है और पोलन ग्रेन की ग्रोथ को प्रमोट करती है अथवा इनहिबिट करती है। ये सारे काम किए जाते हैं और इन सभी कामों में कुछ एंजाइम इसकी हेल्प करते हैं, जैसे कि एस्ट्रेज एंजाइम है, पेरोक्सिडेज एंजाइम है, प्रोटेज है, लाइपेज, ऐसे बहुत सारे एंजाइम है जो कि इस संपूर्ण प्रक्रिया में यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो ये भी आपने इस पूरे पॉइंट में आपने देखा कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेक्शन है, जिसकी वजह से जो है पोलिनेशन से लेकर, परागण से लेकर फर्टिलाइजेशन तक की समस्त इवेंट जो होती है, उन इवेंट के ऊपर कंट्रोल रखा जाता है, ताकि एक सही मेल गैमेट का, एक कॉम्पेटिबल मेल गैमेट का एक कॉम्पेटिबल फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन हो, और ये फर्टिलाइजेशन को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके पश्चात इसी से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक है, जिसे कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को समझने के लिए हमें एक प्रक्रिया पर देखना होगा, पोलिनेशन या परागण। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि दो प्रकार के परागण होते हैं, एक स्व परागण जिसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं, और एक पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। स्व परागण से तात्पर्य यह है कि उसी प्लांट के परागकण जो है उसी प्लांट के फ्लावर के ऊपर आकर गिरते हैं, इसे हम स्व परागण कहते हैं। लेकिन पर परागण में क्या होता है कि एक प्लांट के परागकण दूसरे प्लांट के पराग जो फीमेल पार्ट पर जाते हैं, तो इसे हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब डिफरेंस क्या है, स्व परागण जो है या सेल्फ पोलिनेशन जो है, इसके दौरान जो है क्योंकि उसी प्लांट के पोलन ग्रेन है, उसी प्लांट के फीमेल पार्ट के पास जाकर गिरते हैं, इसलिए यहाँ पर नए गुण जो है ये विकसित नहीं होते हैं। न्यू कैरेक्टर्स जो है इनके विकसित होने की संभावनाएं जो है बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर क्रॉस पोलिनेशन होता है तो एक प्लांट के परागकण दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं, इससे दो अलग अलग प्लांट जो है इनके बीच में जो गुणों का समावेश होता है और बनने वाली संतति में नए गुण आते हैं। तो होता यह है कि कुछ प्लांट्स में एक आउटब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए ये प्लांट क्या करते हैं कि स्वयं के परागकणों को ये रिजेक्ट करते हैं और दूसरे प्लांट के परागकणों को ये रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। यानी यहाँ पर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि यह प्लांट ऐसे इस प्रकार से डिजाइन होते हैं, एक ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म पाया जाता है, ये अपने स्वयं के परागकणों को रिजेक्ट देयर ओन पोलन ग्रेन्स, यानी ये स्वयं के परागकणों को रिजेक्ट करते हैं और किसी सर्टेन प्लांट्स को, किसी निश्चित दूसरे प्लांट के परागकणों को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, जिससे कि पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। यानी एक साधारण परिभाषा की अगर बात करें तो किसी भी एक प्लांट की सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा सीड फॉर्मेशन की जो क्षमता है उसका अभाव जो है उसे हम कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। यानी कोई भी प्लांट जो है इस प्रकार के फंक्शनल गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है जिससे कि सीड्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये सीड्स का फॉर्मेशन सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा नहीं होता है, सेल्फ पोलिनेशन जो है इसके द्वारा इनेबल होता है, तो इसे हम सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे लंडक्विस्ट, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि तो फर्टाइल हर्माफ्रोडाइट सीड प्लांट है, यानी एक फर्टाइल प्लांट है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब द्विलिंगी पादप है, उसके अंदर इनेबिलिटी पाई जाती है टू प्रोड्यूस जाइगोट, ये जाइगोट प्रोड्यूस नहीं कर सकता सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा, इसे हम क्या कह देते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता, सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहती है। अर्थात ऐसे पादपों में जो है क्रॉस पोलिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है और दूसरे प्लांट के, दूसरा कोई स्पेसिफिक प्लांट है उसके परागण के द्वारा ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर आप इस डायग्राम के द्वारा वापस देख सकते हो, यहाँ पर क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है तो जर्मिनेट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये S1 और S2 है, यहाँ पर भी S1 और S2 है, तो समान है, लेकिन समान होने की वजह से ये जर्मिनेट नहीं होता, इनका जीनोटाइप समान है
लेकिन समान है तो इनका जो है ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पा रहे। दूसरी कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हो कि S1 S2 जीनोटाइप है, यहाँ पर S1 S3 जीनोटाइप है। क्योंकि S1 और S1 आइडेंटिकल है तो S1 वाले का जर्मिनेशन नहीं हुआ है, S3 वाले का जर्मिनेशन हो गया क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ पर एक तीसरी कंडीशन देख सकते हो, इसका जीनोटाइप S1 S2 है, यहाँ पर जीनोटाइप S3 और S4 है। क्योंकि जीनोटाइप डिफरेंट है इसलिए इसका जर्मिनेशन हो गया। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये प्लांट जो है ये खुद के परागकणों को समान जीनोटाइप वाले परागकणों को प्रमोट नहीं करते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो तो दोनों प्रकार की है, कुछ परागकण स्वयं की प्रजाति के है, ये परागकण जो है अलग प्रजाति का है, जो है अलग दूसरे प्लांट का है। तो स्वयं के प्लांट के परागकणों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दूसरे प्लांट के परागकणों को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही दूसरे प्लांट के परागकण है, उन्हें इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस प्रकार की कंडीशन सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाती है कि स्वयं के पादप के परागकणों को ये जर्मिनेशन से रोकते हैं, जबकि सर्टेन प्लांट किसी दूसरे प्लांट के परागकणों के जर्मिनेशन को प्रमोट करते हैं, तो इसे हम सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का क्लासिफिकेशन या इसके प्रकार किस प्रकार से होते हैं। तो फ्लोर मॉर्फोलॉजी के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, हेटेरोमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक का मतलब होता है कि फ्लावर जो है ये डिफरेंट प्रकार की कंडीशन यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं मॉर्फोलॉजी के आधार पर, जबकि यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली फ्लावर जो है ये सिमिलर पाए जाते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल फ्लावर्स यहाँ पर डिफरेंट जब कंडीशन होती है इसे हम हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। ये दो प्रकार की कंडीशन पाई जाती है, डाइस्टाइली और ट्राइस्टाइली। जबकि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर फ्लावर है उनमें जब इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है ये दो प्रकार की होती है, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। तो ये चार प्रकार की फाइनली कंडीशन है जो कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी वाली कंडीशन में पाई जाती है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। हेटेरोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि हेटेरोमॉर्फिक सिस्टम जो होता है इसमें एंथर और स्टिग्मा ये दोनों ही डिफरेंट लेवल पर पाए जाते हैं फ्लावर में। फ्लावर में डिफरेंट लेवल का मतलब ये होता है कि स्टिग्मा और फ्लावर जो है इनके लेवल जो है डिफरेंट होते हैं, इनकी हाइट का जो लेवल है यानी या तो स्टिग्मा बहुत ऊपर होता है और एंथर नीचे होते हैं, या फिर एंथर बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं स्टिग्मा बहुत ज्यादा नीचे होते हैं। इसकी वजह से जब परागकण मुक्त होते हैं तो डायरेक्ट उस प्लांट के स्टिग्मा पर नहीं गिरते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है हेटेरोमॉर्फिक सेल कॉम्पेटिबिलिटी कहलाई जाती है। यानी फ्लावर्स के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम पाया जाता है कि एंथर और स्टिग्मा इनके हाइट में डिफरेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से ये प्लांट जो है इनके एंथर इनके स्वयं के स्टिग्मा पर नहीं गिरते हैं, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन की संभावनाएं नहीं रहती है। तो ऐसी कंडीशन जो है हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाती है। ये दो प्रकार की कंडीशन है, डाइस्टाइली और ट्राइस्टाइली। डाइस्टाइली का मतलब होता है स्टाइल जो है ये दो डिफरेंट लेवल पर पाई जाती है, ट्राइस्टाइली का मतलब स्टाइल जो है तीन डिफरेंट लेवल पर पाई जाती है। डाइस्टाइली को डिटरमाइन करने वाला एक ही जीन है जिसमें कैपिटल एस जब डोमिनेंट कंडीशन पाई जाती है उस समय स्टाइल जो है छोटी होती है, और जब रेसेसिव जीन पाया जाता है स्मॉल एस उसमें स्टाइल जो है ये लंबी होती है। इसी प्रकार ट्राइस्टाइली इसे डिटरमाइन दो जीन के द्वारा किया जाता है एम और एस, और ये दोनों एलील जो है मिलकर ट्राई स्टाइल को डिटरमाइन करते हैं, इससे तीन डिफरेंट लेवल की स्टाइल यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर जो इनकॉम्पेटिबिलिटी की रिएक्शन है इससे जो है उन प्लांट के जीनोटाइप के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है जो इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिस प्लांट के द्वारा पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन किया जाता है उसी के द्वारा ही ये इनकॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन को डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पर आप हेटेरोमॉर्फिक जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है तो ये वापस हम देखते हैं ये क्या है, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस की वजह से यहाँ पर कंडीशन पाई जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है जिसको प्रिमुला स्पीसीज के अंदर जो है हमने एग्जांपल लिया है। यहाँ पर डाइस्टाइली की कंडीशन पाई जाती है और दो प्रकार के फ्लावर है, पिन फ्लावर और थ्रम फ्लावर होते हैं। ये यहाँ पर पिन फ्लावर है, दूसरा थ्रम फ्लावर है। पिन फ्लावर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है स्टाइल बहुत लंबी है जिससे यहाँ पर स्टिग्मा उपस्थित है, और स्टाइल ज्यादा लंबी होने की वजह से स्टिग्मा जो है ये फ्लावर से बाहर निकला होता है और एंथर जो है फ्लावर के अंदर होते हैं। यानी स्टाइल
जो स्टिग्मा और एंथर ये दोनों जो है समान लेवल पर नहीं होते हैं। तो पिन फ्लावर जो है इसमें स्टाइल की लंबाई ज्यादा होती है, जिसे एंथर जो है छोटे रह जाते हैं। ये दूसरे प्रकार के थ्रम फ्लावर में स्टाइल जो बहुत ही छोटी होती है और एंथर जो है इनकी लंबाई अधिक होती है, जिससे एंथर बहुत ज्यादा लंबे हैं, ये फ्लावर से बाहर निकले होते हैं, जबकि स्टिग्मा जो है फ्लावर के अंदर होता है। और इसी की वजह से ये एंथर और स्टिग्मा जो है एक ही फ्लावर में उपस्थित जो एंथर और जो स्टिग्मा है ये समान लेवल पर उपस्थित नहीं होते, इनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस पाया जाता है। और इसी आधार पर दो प्रकार के फ्लावर है, पिन फ्लावर और थ्रम फ्लावर। और चूंकि स्टाइल और स्टिग्मा समान लेवल पर उपस्थित नहीं है, इसलिए इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की संभावनाएं जो है ये नगण्य पाई जाती है। तो इस प्रकार की कंडीशन कहलाती है हेटेरोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अगला हमारा पॉइंट है होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इस प्रकार की सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में सभी फ्लावर जो है एग्जैक्टली समान होते हैं और सेम स्ट्रक्चर वाले होते हैं। तो सभी फ्लावर दिखने में बिल्कुल समान है, सेम स्ट्रक्चर वाले हैं, इसके उपरांत सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, तो उसे हम होमोमॉर्फिक कहते हैं। यानी समान स्ट्रक्चर वाले फ्लावर के बीच में जब इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, यह कंडीशन जो है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाती है। इनमें अधिकांश करीब आधे फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर शेप के होते हैं और उसके बावजूद इनमें सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। और यह जो इनकॉम्पेटिबल रिएक्शन है पोलन के अंदर, पोलन की जो इनकॉम्पेटिबिलिटी की जो रिएक्शन है, इससे हम दो तरीके से कंट्रोल करते हैं। या तो खुद पोलन ग्रेन का जीनोटाइप कंट्रोल करता है इसे, तो इसे हम गैमेटोफाइटिक कंट्रोल करते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन स्वयं गैमेटोफाइट होता है। तो पोलन ग्रेन का खुद का जीनोटाइप अगर कर रहा है तो इसे हम गैमेटोफाइटिक कंट्रोल करते हैं। और अगर इसका कंट्रोल उस प्लांट के द्वारा होता है जिसके द्वारा पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है, तो उसे हम स्पोरोफाइटिक कंट्रोल कहते हैं। इसे अभी हम और डिटेल में देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है। दो प्रकार की कंडीशन की हमने बात की है। पहला है गेमिटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। गेमिटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है, इसे सबसे पहले ईस्ट और मैंगलडॉर्फ ने देखा था टोबैको के प्लांट के अंदर। और इस सिस्टम में उन्होंने देखा था कि जो इनकॉम्पेटिबिलिटी की रिएक्शन है पोलन ग्रेन के अंदर, इससे पोलन ग्रेन जो है इसका स्वयं का जीनोटाइप डिसाइड करता है। पोलन ग्रेन का जो स्वयं का जीनोटाइप है वो डिसाइड करेगा कि यह किस प्लांट के लिए कॉम्पेटेबल है और किस प्लांट के लिए कॉम्पेटेबल नहीं है। इससे जो है पोलन ग्रेन के निर्माण करने वाले यानी मेल प्लांट या प्लांट जो है इसके द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता, बल्कि पोलन ग्रेन के खुद के जीनोटाइप के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि पोलन ग्रेन जो है मेल गैमेटोफाइट होता है और पोलन ग्रेन का खुद का जीनोटाइप डिसाइड कर रहा है, तो इसे गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। दूसरे प्रकार की कंडीशन होती है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसे सबसे पहले रिपोर्ट किया था ह्यूजेस एंड बैबकॉक ने। इन्होंने क्रेपिस फेटेटा में इसे सबसे पहले देखा था। यहाँ पर जो इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, इस इनकॉम्पेटिबिलिटी को उस प्लांट के द्वारा डिसाइड किया जाता है जिसके द्वारा पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। जो प्लांट पोलन ग्रेन का निर्माण कर रहा है उस प्लांट के जीनोटाइप के द्वारा अगर डिसाइड हो रहा है कि इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी या नहीं होगी, तो इस प्रकार की कंडीशन कहलाती है स्पोरोफाइटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्योंकि प्लांट जो है ये स्पोरोफाइट का रूप होता है और चूंकि स्पोरोफाइट इसे डिसाइड कर रहा है, तो स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इसे कहा जाता है। यहाँ पर हमने दोनों को एक साथ कंपैरेटिव बनाया है। कंपैरेटिव अगर देखते हैं तो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो होती है वहां पर क्या होता है, स्टिग्मा जो है सामान्यतः स्मूथ पाया जाता है। प्लांट्स होते हैं, प्लांट का स्टिग्मा जो है फीमेल पार्ट का स्टिग्मा ये स्मूथ होता है और वेट होता है, वो कुछ नमी यहाँ पर इसमें पाई जाती है। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन होती है, ये इंटरेक्शन पोलर ट्यूब और स्टाइल के बीच में होती है और इसे डिसाइड कौन करता है, स्वयं पोलन का या पोलन ग्रेन या पोलन जो गैमेट है इसका जीनोटाइप डिसाइड करता है। यानी पोलन ट्यूब और स्टाइल के बीच में जो इंटरेक्शन है इसे स्वयं पोलन ग्रेन जो है या पोलन ग्रेन या जो गैमेट है मेल गैमेट, इसका जीनोटाइप डिसाइड करता है। इसलिए इसे हम गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं।
और यहाँ पर होता क्या है कि पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है यह स्टाइल के अंदर अरेस्ट हो जाती है, स्टाइल के अंदर रुक जाती है। अब यहाँ पर एक डायग्राम से हम देखने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर S1 है, S2 है, यहाँ पर S1 और S2 है, यानी प्लांट का जीनोटाइप S1 S2 है और पोलन ग्रेन का S1 S2 है। तो इजी वे में के अंदर यहाँ पर जो है इनका जर्मिनेशन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये कंडीशन यहाँ पर S1 S2 है, ये S1 S3 है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि S2 वाला जर्मिनेट जो है ये हो रहा है, और यहाँ पर चूंकि S2 ऊपर है पोलन ग्रेन में, प्लांट में S2 नहीं है, इसलिए इस पोलन ग्रेन की कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है। जबकि ये जो दूसरी पोलन ट्यूब बनी है, ये बीच में ही इसकी ग्रोथ जो है अरेस्ट हो जाती है, कंप्लीट ग्रोथ नहीं हो पाती है। यहाँ पर एक कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पर S1 S2 है, यहाँ पर S3 S4 है। तो यहाँ पर कंप्लीटली दोनों पोलन ग्रेन जो है डिफरेंट जीनोटाइप के हैं, तो आसानी से दोनों पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम है, तो जर्मिनेशन तो हुआ है लेकिन ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर एक सेम है और दूसरा सेम नहीं है, तो सेम नहीं है उसकी ग्रोथ होगी, और जो सेम था उसकी ग्रोथ आगे नहीं होती है। तो यहाँ पर दोनों ही सेम नहीं है तो उनकी ग्रोथ नहीं होती है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है, यहाँ पर स्टिग्मा जो होती है फीमेल पार्ट की, यह पेपिलेट होती है, यानी हेयरी स्टिग्मा पाई जाती है, स्टिग्मा के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन को जो है के संपर्क में आती है और उसे अटैच होने में हेल्पफुल होती है। दूसरा, स्टिग्मा जो है ड्राई होती है, सूखी होती है, नमी यहाँ पर नहीं पाई जाती। ये बड़ा डिफरेंस है। गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है स्टिग्मा वेट होती है, जबकि यहाँ पर स्टिग्मा ड्राई पाई जाती है। और ये जो इंटरेक्शन होती है पोलन ट्यूब और स्टाइल के बीच में, इससे स्पोरोफाइट प्लांट का जीनोटाइप डिसाइड करता है। जिस प्लांट के द्वारा पोलन का फॉर्मेशन हुआ है, तो उस प्लांट या स्पोरोफाइट जो प्लांट है, इसका जो जीनोटाइप इसे डिसाइड करता है। यहाँ पर भी स्टिग्मा की ग्रोथ है, वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो है वह स्टिग्मा की सरफेस के ऊपर ही अरेस्ट हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन ही नहीं होता है, अथवा पोलन ट्यूब जो है प्लांट के अंदर प्रवेश नहीं करती, इसे स्पोरोफाइटिक सिस्टम को कहते हैं। इस डायग्राम को मैंने आगे और बनाया है, इसे हम थोड़ा और डिटेल में अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस डायग्राम में ये सारी चीज हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये है गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और ये स्पोरोफाइटिक, बिल्कुल क्लियर डायग्राम है यहाँ पर कि ये ओव्यूल है, पिस्टिल है, पिस्टिल का जीनोटाइप है S1 और S2। ये दो पोलन ग्रेन आए हैं, इनका जीनोटाइप भी S1 और S2 है, यानी इसी प्लांट के पोलन ग्रेन है। तो चूंकि इसी प्लांट के सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, सेम जीनोटाइप है, तो ये जो है आगे जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो अगर जर्मिनेट हो भी जाते हैं तो पोलन ट्यूब जो है इससे स्टाइल से आगे नहीं पहुंच पाता। दूसरी कंडीशन आप देख रहे हो कि यहाँ पर S1 S2 ही जीनोटाइप है, लेकिन ये एक ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसका जीनोटाइप अलग है, S3 है। चूंकि इसका जीनोटाइप डिफरेंट है, तो ये जर्मिनेट होता है और इसकी पोलन ट्यूब जो है ये ओव्यूल तक पहुंचती है। थर्ड कंडीशन है कि इसका जीनोटाइप तो S1 S2 है, लेकिन दोनों पोलन ग्रेन का जीनोटाइप डिफरेंट है, S3 और S4 है। तो चूंकि दोनों ही डिफरेंट है, तो ये इजी वे में दोनों पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है और ओव्यूल तक पहुंचती है। दूसरा है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है स्पोरोफाइटिक में कि पोलन का जीनोटाइप जो है वो डिसाइड न करके पोलन पेरेंट का जीनोटाइप डिसाइड करता है। तो ये जो पोलन पेरेंट का जीनोटाइप है S1 S2, तो ये पोलन पेरेंट का जीनोटाइप S1 S2 है, यह डिसाइड करेगा कि जर्मिनेट होना है या नहीं होना। अगर यह कंप्लीट सिमिलर है तो जर्मिनेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये है S1 S2, ये है S1 S2, यहाँ पर S1 S2 दोनों ही सिमिलर है, तो किसी भी पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। अब यहाँ पर फिर कंडीशन देखते हैं, इसका है S1 S2 और इसका है S1 S3। यहाँ पर S1 और S1 दोनों में कॉमन है। तो अब स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या कहती है कि इस पूरे स्पोरोफाइट का जीनोटाइप जो है ये कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर भी S1 मौजूद है और यहाँ पर भी S1 मौजूद है, तो किसी भी पोलन का जर्मिनेशन यहाँ पर नहीं होता है, कोई भी पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है। क्योंकि गैमेट जो थे, गैमेट में तो केवल एक सेट मौजूद था,
आप यहाँ पर देखिएगा, इसी कंडीशन को मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ कि पेरेंट प्लांट के अंदर S1 S3 था, यहाँ पर भी पेरेंट प्लांट में S1 S3 है, लेकिन जब पोलन का फॉर्मेशन हुआ है तो इस पोलन ग्रेन में S1 चला गया और इस पोलन ग्रेन में S3 चला गया। तो यानी एक जीनोम तो इस पोलन ग्रेन में चला गया, दूसरा जीनोम इस पोलन ग्रेन में चला गया। तो जिस पोलन ग्रेन में जीनोम जो सेम था इसका जर्मिनेट नहीं हुआ, जिसमें पोलन ग्रेन डिफरेंट था उसका जर्मिनेशन हो गया। ये तो गैमेटोफाइटिक कहता है। लेकिन स्पोरोफाइटिक क्या कहता है? स्पोरोफाइटिक जो है वो ये कहता है कि जो पेरेंट का जो पोलन ग्रेन है, पेरेंट प्लांट है, उसका जो जीनोटाइप है वो पिस्टिल के जीनोटाइप के सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि S1 एक सेट जो था ये इस एक सेट के समान है, इसलिए इनका जर्मिनेशन भी यहाँ पर नहीं होता है। तो जर्मिनेशन किसका होगा? जर्मिनेशन केवल उसका होगा कि ये जीनोटाइप और ये पेरेंट का जीनोटाइप ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हो गए तभी जर्मिनेट होगा, अदरवाइज जर्मिनेशन नहीं होगा। तो ये जो हाइब्रिड वाली कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर डिफरेंट पाया जाता है गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक में। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। अब बात करते हैं ये जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है इसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, हम कैसे हटा सकते हैं ताकि इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाया जा सके। तो जो गैमेटोफाइटिक सिस्टम है वहां पर केवल एक सेट में डिफरेंस है, सिंगल लोकस जो है यहाँ पर डिफरेंस है। तो इसे हम क्रोमोसोम नंबर की डबलिंग के द्वारा इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं कि जो लोकस कॉम्पेटिबल है उसे ही हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर्स को हम डबल करके जो है डबलिंग के द्वारा जो है इस प्रक्रिया को हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि जो सेल्फ फर्टाइल म्यूटेशंस है उनको आइसोलेट करके भी हम सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये पॉइंट जो है वैसे बड़ी क्लासेस में समझने लायक है, तो बड़ी क्लासेस आएगी तो इसे हम थोड़ा और डिटेल में इसे हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है, और जब क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिलेगा तो क्या होगा, बनने वाले जो संतति है उसके अंदर दो अलग अलग प्लांट जो है इसका जीनोटाइप मौजूद होगा, इसलिए उसके अंदर नए गुणों का समावेश होगा। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो संतति जो है पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगी, उसमें किसी प्रकार के नए गुण नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है पादपों में। तो जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल फ्रूट ट्रीज है, ऐसे फ्रूट ट्रीज जो कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबल पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हमें फ्रूट अगर प्राप्त करने हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन करवाना है। तो हम दो ऐसी वैरायटी जो है जो कि क्रॉस कॉम्पेटिबल है उन वैरायटी को हम यहाँ पर ग्रो करवाएंगे ताकि वहां पर प्लांट ब्रीडिंग जो है यहाँ पर संभव हो सके। तो कई बार क्या होता है हम एक ही प्लांट की वैरायटी के प्लांट लगाए जा रहे हैं और चूंकि ये सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है तो हमें फ्रूट प्राप्त नहीं होते। तो हमें यह इंश्योर करना जरूरी है कि दो क्रॉस कॉम्पेटिबल वैरायटीज जो है हमें यहाँ पर उगाना जरूरी है। और जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के द्वारा हम हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जब दो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल जो है लेकिन क्रॉस कॉम्पेटिबल लाइंस जो है इनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंटरपोलेट करते हैं, तो सीड जो प्राप्त होते हैं वो दो डिफरेंट लाइन के सीड होते हैं और ये हाइब्रिड वैरायटी के सीड होते हैं। और चूंकि हाइब्रिड सीड है दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर इनमें मौजूद है, तो इससे जो संतति जो होगी उसके अंदर नए गुण जो है ये मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कंप्लीट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि यह डिसाइड करता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो है किस प्रकार से संपन्न होगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।